भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नजर आई है। बलूचिस्तान में चीन को 5,000 एकड़ जमीन दी गई है सेना और नौसेना बेस बनाने के लिए। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में एक बंदा ऊपर चला गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत भी यहाँ एक्शन वाले मोड में आया हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिल रहा है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान के तालिबान शासन और पाकिस्तान की सरकार के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच सीमा पर कई दौर की झड़प हो चुकी है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को झुकाने के लिए कई बार आक्रामक कार्रवाई की है, लेकिन उसका जवाब तालिबान ने भी आक्रामकता से दिया है। इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है और इसका बदला अफगान नागरिकों से लेने की योजना बना डाली है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर देश में रह रहे सभी अफगान नागरिक कार्ड धारकों को 31 मार्च से पहले देश छोड़कर जाने को कहा है। तालिबान से बदला लेने की तिलमिलाहट में पाकिस्तान इतना डूबा हुआ है कि उसने चेतावनी दी है कि जो अफगान कार्ड धारक 31 मार्च के बाद भी नहीं जाएंगे, उन्हें 1 अप्रैल से निर्वासित किया जाएगा। इस्लामाबाद ने देश में मौजूद अफगान नागरिकों पर आतंकवादी हमलों और अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में अफगानी सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जो दशकों तक चले हिंसक संघर्ष के कारण भागकर यहां पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान एक उदार मेजबान रहा, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को पूरा करना जारी रखता है। इसमें आगे कहा गया कि पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में 8,000 से अधिक अफगानियों के पास अफगान नागरिक कार्ड है। लगभग 13 लाख अन्य अफगानी पाकिस्तानी सरकार के साथ पंजीकृत है और उनके पास निवास का एक अलग प्रमाण है। पाकिस्तान ने साल 2023 में विदेशी नागरिकों को वापस भेजने का अभियान शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 8 लाख से अधिक अफगान पाकिस्तान से लौट गए हैं। अफगानिस्तान में 40 सालों तक चले संघर्ष के दौरान दसियों लाख अफगानी सीमा पार पाकिस्तान आए थे। अब यहाँ पर अफगान नागरिकों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं देखने को मिल रहा है अफगान दूत से भारत के जो राजदूत मिल रहे हैं ईरान में। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन को नौसेना बेस और हवाई अड्डा बनाने के लिए 5,000 एकड़ जमीन दे दिए हैं। ये दावा किया है पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया समुदाय के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी नौसेना और हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 5,000 एकड़ से ज्यादा अनुमानित जमीन आवंटित किया गया है। ये काफी सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि इससे सीधे भारत के ऊपर बड़ा खतरा बनता है। चीन पहले से ही ग्वादर में एक बंदरगाह बना चुका है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान ने चीन को जमीन दिया है, तो इसका मतलब है कि नया नौसैनिक बंदरगाह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पाकिस्तान ने चीन को 5,000 एकड़ जमीन दी है, वो जगह ग्वादर से करीब 65 से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व धूर तुर्बत के पास है। आदिल राजा ने इसका खुलासा किया कि करीब 7 साल पहले चीनी राज्य टेलीविजन ने बलूचिस्तान की जीवानी क्षेत्र में इसी तरह के डेवलपमेंट पर पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की जानकारी दी थी। ग्वादर में चीन द्वारा निर्मित और नियंत्रित एक मौजूदा गहरे समुद्र के बंदरगाह और हवाई अड्डे के साथ साथ ये डेवलपमेंट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर चीन को महत्वपूर्ण कंट्रोल भी दे देगा, ये भी माना जा रहा है। आतंकवाद, गरीबी, मुद्रास्फीति, धांधली वाले चुनाव, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली के खतरनाक मिश्रण में फंसा पाकिस्तान हर हाल में भारत को अशांत करना चाहता है और माना जा रहा है कि चीन को 5,000 एकड़ जमीन अगर दिया गया है तो इसके पीछे पाकिस्तान की शैतानी साजिश ही है। पिछले साल खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह में चीन को नौसैनिक अड्डा बनाने की इजाजत देने का वादा किया था। अब ये जो सीपेक कॉरिडोर है, सीपेक कॉरिडोर जो भारत के लिए भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। पर इसी बीच सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में भी एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तुर्बत में अज्ञात बंदूकधारी
आतंकवादियों ने मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। शाह मीर पर शुक्रवार को उस वक्त हमला हुआ जब वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आ रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। शाह को गंभीर हालत में तुर्बत के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक इस हत्या के पीछे का मकसद का पता नहीं चला है। पाकिस्तान की मीडिया ने मुफ्ती शाह मीर को तुर्बत और बलूचिस्तान का जाना माना धार्मिक विद्वान बताया है। शाह को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर और सीनियर नेता मौलाना फजलुर रहमान का करीबी भी माना जाता है। दूसरी ओर ये भी दावा किया जाता है कि शाह पर बलूचिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने का आरोप था। वह पाक की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के तौर पर काम करता था। ISI के एजेंट के तौर पर भारत के नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाने में उसके हाथ होने का दावा किया जाता है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक शाह रात की नमाज के बाद जब मस्जिद के बाहर आ रहा था तो मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोगों ने गोलियां चला दी। इस हमले में मीर को कई गोलियां लगी। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार देर रात अज्ञात हथियारबंद हमलावरों को गोली का शिकार हुए शाह मीर पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हालांकि पहले दोनों मौकों पर उसकी जान बच गई थी। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत काफी अशांत है। बलूचिस्तान में आतंकी हमले, टारगेट किलिंग पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बन रही है। हालिया समय में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बलूचिस्तान में लगातार हमले हुए हैं। वहीं राजनीतिक लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे सरकार की नीतियों पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। जाधव पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया था। 10 अप्रैल 2017 को सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस फैसले की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि इस मामले में पारदर्शिता नहीं बदली गई। मई 2017 में भारत ने ICJ का रुख किया और पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत का तर्क था कि जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई, उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के आसपास की पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा गहरी होती हुई दिख रही है। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की मांग तेज हुई थी, ISI ने जमाते इस्लामी जैसे संगठनों के साथ मिलकर अल बद्र और अल शम्स जैसी मिलिशिया बनाई थी। इन समूहों में कई धार्मिक नेता और विद्वान शामिल थे जो ISI के लिए जासूसी करते थे। बंगाली बुद्धिजीवियों, छात्रों और स्वतंत्रता सेनानियों को निशाना बनाते थे। इन सहयोगियों ने ISI के इशारे पर अपहरण और हत्याएं की थी। दिसंबर 1971 में जैसे ही भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया, इन ISI सहयोगियों पर हमले बढ़ गए। कई स्थानीय लोग जो ISI के साथ मिले हुए थे, वे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा टारगेट किए गए और उनकी हत्या कर दी गई। 14 दिसंबर 1971 को ढाका में बुद्धिजीवियों की हत्या के बाद जब युद्ध खत्म होने के कगार पर था, कई ISI सहयोगी मारे गए या भाग गए। ये एक तरह का बदला अभियान था जिसमें दमन करने वालों को निशाना बनाया गया था। 1971 में ISI के सहयोगियों की तरह मुफ्ती शाह मीर भी बलूचिस्तान में ISI के लिए काम कर रहा था। उस समय बंगाली विद्रोहियों ने दमनकर्ताओं को निशाना बनाया और आज बलोच विद्रोहियों ने या ISI के अंदरूनी गुट जैसे शाह मीर जैसे लोगों को खत्म कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में स्थानीय अस्थिरता और विद्रोह ने ISI के सहयोगियों को खतरे में डाल दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।